नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गुदड़राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरएएस मेंस 2018 में टॉपर्स को समाजशास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन में यानी अकाउंट एंड ऑडिट में कितने नंबर मिले हैं। अब दोस्तों, इस पेपर में यानी ये फर्स्ट पेपर है, इसमें इन्हें नंबर मिले हैं 200 में से नंबर मिले हैं इन्हें 101.75 इन्हें नंबर मिले हैं। अब दोस्तों, ये किस प्रकार लिखते हैं। समाजशास्त्र में आप देख सकते हैं इनका स्कोर बहुत अच्छा है, बाकी अकाउंट एंड ऑडिट में इनका स्कोर है वो थोड़ा सा खराब रहा है। अब असंस्कृतिकरण क्या है। अब दोस्तों, संस्कृतिकरण और असंस्कृतिकरण के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब दोस्तों, इसमें है उच्च जाति है वो निम्न जातियों के संस्कार क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है और अपने संस्कारों पर क्या कर देती है, त्याग कर देती है। और संस्कृतिकरण में है निम्न जातियाँ उच्च जाति के जो भी रीति रिवाज धर्म है उनका क्या करती है, अनुसरण करती है। तो इन्हें 2 नंबर इसमें दिए गए हैं। सीमांतोन्नयन संस्कार, व्हाट इज सीमांतोन्नयन संस्कार क्या है। तो 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है जो गर्भावस्था के दौरान 6वें महीने में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिशु को बुरी आत्मा से बचाकर उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना। इन्हें मिला है 2 में से 1.5 नंबर, 1 से 1/2। अगला है जाति एक अंतर्वयी समूह, यानी अपनी ही जाति में विवाह कर सकते हैं गोत्र को बचाकर। जाति व्यवस्था में जीएस गुरिया ने अंतर्वयी समूहों के बारे में परिभाषित किया है। उनके अनुसार प्रत्येक जाति का सदस्य अपनी ही जाति के सदस्यों से विवाह कर सकता है, जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता। किंतु ये समान गोत्र वाले व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकता, अपितु गोत्र को बचाकर किया जा सकता है। इन्हें इसमें मिले हैं 2 नंबर। कितने मिले हैं, 2 नंबर भी इन्हें मिले हैं। सामाजिक विचारधारा क्या है, व्हाट इज सोशल थॉट क्या है। तो किसी क्षेत्र में सांस्कृतिक संकुलों का प्रचलन हो, सामाजिक विचारधारा है जो उस क्षेत्र की सामाजिक स्थिति का द्योतक है। अर्थात भौगोलिक क्षेत्र में प्रचलित सांस्कृतिक संकुलों का स्वरूप सामाजिक विचारधारा निर्मित करता है। 2 में से आधा नंबर इन्हें मिला है। सागड़ी प्रथा निषेध अधिनियम क्या है। तो इसमें सागड़ी प्रथा में क्या लिखा है इन्होंने, और इन्हें नंबर मिला है 1 नंबर। सागड़ी प्रथा राजस्थान में आदिवासी अंचल में व्याप्त एक प्रथा थी जिसके द्वारा आदिवासी शोषण का शिकार होते थे। उक्त सागड़ी प्रथा अधिनियम को लागू कर इसे समाप्त कर दिया है। तो इसके बारे में इन्हें क्या लिखना था कि सागड़ी प्रथा में क्या था कि दहाड़ी मजदूरी, यानी उसको बिना कोई मजदूरी दिए ही काम करवाया जाता था। तो वो क्या थी, सागड़ी प्रथा थी। लौकिकीकरण में धर्म में क्या परिवर्तन किए। तो एम.एन. श्रीनिवासन के अनुसार क्या परिवर्तन किए लौकिकीकरण ने। तो परंपरागत को तर्क पर तोला जाने लगा और उच्च आध्यात्मिक सत्ता के प्रति विश्वास में कमी हुई। समस्याओं का समाधान परंपरागत व धार्मिक तरीके से न किया जाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाने लगा। एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, समस्याओं का समाधान है धार्मिक तरीके से न किया जाकर वैज्ञानिक दृष्टि से, और उच्च आध्यात्मिक सत्ता की स्थापना हुई और धर्म में व्याप्त नई रूढ़ियों, कर्मकांड आदि का क्या हुआ, सरलीकरण हुआ। लौकिकीकरण के फलस्वरूप व्यक्ति की धार्मिकता में क्या हुई, कमी आई और भौतिकवाद में क्या बढ़ी, रुचि बढ़ी। लौकिकीकरण ने धर्म को सरल, कमजोर व कम प्रभावी बनाया। 3 नंबर इन्हें 5 में से दिए हैं। राजस्थान में जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक प्रयास क्या क्या किए गए। अब दोस्तों, जो भी संवैधानिक प्रयास किए गए वो इसमें लिखने थे। तो इन्होंने क्या लिखा, अनुच्छेद 46 के तहत जनजाति, 15 व 16 के तहत टीएसपी क्षेत्र घोषित आरक्षण प्रदान किया जाता है और 5वीं अनुसूची में प्रावधान है। और 300 अनुच्छेद 332 संसद के प्रतिनिधि एक्ट 32, मानव दुर्व्यवहार, बाल श्रम प्रतिषेध, वेट वेगार, बंधुआ मजदूर प्रथा, सागड़ी प्रथा, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। अगला क्या लिखा है दोस्तों कि निर्देशन की एकता का सिद्धांत क्या है। अब दोस्तों, मैनेजमेंट में है तो हेनरी फ्यूल ने प्रबंधन संगठन के 14 सिद्धांतों में से एक इस सिद्धांत के अनुसार एक कार्मिक को केवल एक निकटतम उच्च अधिकारी से ही निर्देश प्राप्त हो। तो ये क्या है, एक निर्देशन की एकता का सिद्धांत माना जाता है। तो इसे 2 में से मिले हैं 1 नंबर।
अगला है अनौपचारिक संगठन से क्या समझते हैं। संगठन में पारस्परिक संबंधों के कारण निर्मित संगठन जिसमें नेतृत्व व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर संगठन के भावनात्मक जुड़ाव, बहुदिशीय संचार प्रणाली तथा अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। औपचारिक संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक किंतु अफवाह आदि स्थिति फैलाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। औपचारिक संगठन का अस्तित्व औपचारिक संगठन के भीतर ही होता है। इन्हें मिला है 1/4 नंबर 2 में से। पॉइंट 25 कह सकते हैं आप। अब है संधारणीय विपणन विचारधारा। इस प्रक्रिया में दीर्घकालीन लाभ व स्थायित्व पर आधारित निर्णय कर वस्तु का मूल्य, वितरण, विपणन घटकों का निर्धारण किया जाता है। यह आधुनिक विपणन इस विचारधारा के संस्था अपनी विपणन प्रक्रिया को उपभोक्ता तक समाजोन्मुखी बनाकर संधारणीय विकास प्राप्त कर सकती है। आधा नंबर इसमें इन्हें दिया गया है। अल्पकालिक वित्त के उपकरण के रूप में व्यापारिक पेपर क्या है। अब किसी कंपनी द्वारा मुद्रा बाजार से प्रत्यक्ष रूप से ऋण लेने हेतु दिया पत्र। अवधि है 7 से कुछ मामलों में 15, 365 दिन तक 5 लाख या इससे इसके गुणक में होते हैं। ये एक प्रकार से ऐसा पत्र है अंकित मूल्य पर बटा देकर बेचा जाता है। इन्हें मिला है 1 से 1/2 नंबर 2 में से। आधा नंबर इनका काटा गया है। संचार में अर्थपूर्ण बाधाओं से आप क्या समझते हैं, तो इन्हें मिला है 0 नंबर। अभिप्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत को बताइए। तो हसबर्ग ने यह दिया था। तो अभिप्रेरणा का कारक तो स्वास्थ्य व आरोग्य कारक कहा जाता है, उत्प्रेरक कारक भी इसे कहा जाता है। और ये कारक व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं किंतु उसे असंतुष्ट होने पर रोकते हैं, जैसे कार्यस्थल की दशाएं, भवन तथा साथी कर्मचारी। अगला है ये कारक व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, प्रबंधकों का व्यवहार, वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति। इसमें क्या है कार्मिकों को भी प्रेरित करते हैं उत्प्रेरक कारक। अब दोस्तों इन्हें मिला है 5 में से 3 नंबर। अगला है संपदा को अधिकतम करने की अवधारणा। तो संपदा का अधिकतम करने से तात्पर्य है प्रबंधकों द्वारा निवेश, लाभांश वितरण तथा पूंजी संरचना संबंधी निर्णय इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कंपनी को शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा अंशधारकों के अंश के बाजार मूल्य का अधिकतम किया जा सके। साथ ही इसमें ऋणों एवं करों का समयबद्ध भुगतान, ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर दीर्घकालीन परिदृश्य पर आधारित निर्णय निहित हो। तो इन्हें मिला है 2.5 नंबर 5 में से। अगला अकाउंट एंड ऑडिट से संबंधित है दोस्तों। तो कुशलतम अंकेक्षण को परिभाषित करना है, तो इन्हें नंबर मिला है 0। वित्तीय विवरण पत्रों के विश्लेषण के संदर्भ में अनुपात विश्लेषण क्या है। तो अनुपात विश्लेषण के बारे में लिखना था। तो जब किसी संस्था के विभिन्न वित्तीय विवरणों में मदों को अनुपात में दर्शाया जाता है तो चालू संपत्ति का चालू दायित्व से अनुपात अथवा ऋणों का संपत्ति में से तकनीकी अनुपात विश्लेषण कहलाता है। 1 नंबर इन्हें दिया गया है। अगला है बजटन से आप क्या समझ। बजटन एक ऐसी प्रकार जिसमें संस्था के लक्ष्य उद्देश्यों को निर्धारित कर उन्हें प्रभावी ढंग से प्राप्त करने हेतु भावी अनुमानों का निर्माण किया जाता है। विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ का चयन किया जाता है और योजना बनाई जाती है। क्रियान्वयन के पश्चात समय समय पर निष्पादन मूल्यांकन द्वारा नियंत्रण में सुधारात्मक कार्रवाई कर लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। 1.5 नंबर इन्हें दिया गया है। सामाजिक अंकेक्षण क्या है। तो आधुनिक अंकेक्षण अवधारणा इसके द्वारा किसी व्यवसाय की सामाजिक निष्पत्ति की समीक्षा की जाती है तथा सामाजिक उपादेयता बढ़ाने के क्रम में राय प्राप्त की जाती है। आधा नंबर इन्हें दिया गया है। कोष प्रवाह विश्लेषण तकनीकी। तो किन्हीं 2 अवधियों के बीच कार्य पूंजी में हुए परिवर्तन तथा कार्य पूंजी के विभिन्न स्रोतों या उनके उपयोग का विवरण दर्ज कर तैयार वित्तीय विवरण कहलाते हैं। इसके आधार पर ही व्यवसाय की तरलता की स्थिति, प्रबंधन कुशलता का मापन किया जा सकता है। 2 में से 1.5 नंबर इन्हें मिला है। शून्य आधार बजटन क्या है। तो किसी भी मद को न्यूनतम आरक्षित वित्त शून्य मानकर प्रत्येक नए सिरे से विचार, वित्त के आवंटन पर आधारित बजटन प्रणाली, लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित प्रणाली, सीमित संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग, कुशलतम उपयोग, इसके बारे में लिखा था। 1.5 नंबर इन्हें दिया है 5 में से। तो बजटन पर टीम में लिखी थी। बजटन की शून्य आधारित बजटन के बारे में परिभाषा लिखनी थी और उसके लाभ लिखने थे, यानी कुछ विशेषताओं के बारे में भी लिखना था और कब शुरू हुआ ये भी इसमें लिखना था। कार्यशील पूंजी की परिचालन चक्र अवधारणा क्या है। तो किसी व्यवसाय
कार्यशील पूंजी अहम भूमिका निभाती है। विभिन्न स्रोतों में गृहीत पूंजी उत्पादन प्रणाली में निवेश की जाती है तथा निर्मित माल का विपणन कर अर्जित लाभ का पुनः व्यवसाय में कार्यशील पूंजी के रूप में निवेश किया जाता है। परिचालन चक्र व्यवसाय में कार्यशील पूंजी लगाना, कच्चा माल है, क्रय मशीन, संचालन, भुगतान, उत्पादन, विपणन, प्राप्त राशि, पुनः व्यवसाय, ये क्या है? कार्यशील पूंजी का परिचालन चक्र है। अब दोस्तों इन्हें इसमें मिला है 1.5 नंबर। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।